नमस्कार स्टूडेंट, अपन ने पिछले लेक्चरों में केमिकल काइनेटिक को पूरा पढ़ लिया था। आज अपन नया चैप्टर ठोस अवस्था शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना नया चैप्टर रहेगा ठोस अवस्था। तो सबसे पहले बात आती है ठोस की। ठोस की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक हो। जिसमें अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक हो, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक हो, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। तो ठोस की डेफिनेशन क्या रहेगी? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक हो, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए ठोसों की विशेषताएं। ठोसों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों की विशेषताएं या फिर गुणधर्म को बोल सकते हो आप। तो स्टूडेंट, अब हम ठोसों के गुणधर्म या विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता ठोसों की ये होती है कि इनके आकार और द्रव्यमान निश्चित होते हैं। सबसे पहला जो विशेषता होगी वो क्या रहेगी? ठोसों के आकार व द्रव्यमान निश्चित होते हैं। ठोसों के आकार व द्रव्यमान निश्चित होते हैं। द्रव्यमान निश्चित होते हैं। ठोसों के आकार व द्रव्यमान निश्चित होते हैं। इनमें आवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। इनमें आवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। इस कारण अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। इसी कारण ठोसों के आयतन भी निश्चित होते हैं। ठीक है, इनमें आवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। दूरी बहुत कम होती है। इस कारण आकर्षण बल प्रबल होते हैं। इस कारण आकर्षण बल प्रबल होते हैं। इसलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। इसलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ठोसों के आकार, द्रव्यमान व आयतन निश्चित होते हैं। अब ये आयतन साथ में भी लिख सकते थे इस लाइन में, लेकिन अलग लिखने का मेरा ये उद्देश्य ये था कि अपने जो टेक्स्ट बुक उसमें क्वेश्चन दिया है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसको वो इंक्लूड करके चल रहा है
इनमें अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, इस कारण आकर्षण बल प्रबल होते हैं, इसलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने इसको इतना लिखा है। ठीक है, नंबर 3 विशेषता ये रहेगी कि इनके गलनांक और कमथनांक के मान उच्च होते हैं। इनके गलनांक व कमथनांक के मान उच्च होते हैं। इनके गलनांक और कमथनांक के मान उच्च होते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या रहेगा, इनमें संपीड़ियता का गुण नगण्य पाया जाता है, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। इनको यदि आप, जैसे कि ये अपने पास लकड़ी है तो ये ठोस है, तो इसको दबाने का प्रयास करेंगे तो ये नगण्य, इसमें संपीड़ियता होती है, इसको दबाया नहीं जा सकता। इनमें संपीड़ियता का गुण नगण्य होता है, गुण नगण्य होता है। आगे नंबर 5 क्या रहेगा, इनके घनत्व के मान द्रव व गैस की तुलना में अधिक होते हैं। इनके घनत्व के मान गैस व द्रव की तुलना में अधिक होते हैं। इनके घनत्व के मान द्रव व गैस की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक, तो ये अपन ने ठोसों की विशेषताओं की बात कर ली। आगे अपन ठोसों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, ठोसों के प्रकार। ठोस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, वो अपन पढ़ेंगे। तो ये अपन ने ठोस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी विशेषता में गुणधर्म की बात कर ली। अब ठोसों के प्रकार की बात है अपन करेंगे। तो ठोसों के प्रकार में जाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मेरे पास एक तो मार्बल का टुकड़ा है, जो घरों में नॉर्मल फर्श पे जो मार्बल लगता है उसका टुकड़ा है, और एक चौक का टुकड़ा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, यदि मैं चौक को तोड़ना चाहूँ आसानी से टूट जाएगा, लेकिन यदि मार्बल को यदि मैं तोड़ना चाहूँ तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो स्टूडेंट, इसका कारण ये है कि जो चौक है वो अक्रिस्टलीय ठोस है और जो मार्बल है वो क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जो चौक है वो अक्रिस्टलीय ठोस है और जो मार्बल है वो क्रिस्टलीय ठोस है। तो ठोसों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ठोसों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये पढ़ना है अपने को, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस की क्रिस्टलीय ठोस, इसकी अपन बात कर रहे हैं। आखिर क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं? जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न पाया जाता है दीर्घप्रासी व्यवस्था तक। जो अवयवी कण होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनका एक नियमित पैटर्न पाया जाता है और वो भी दीर्घप्रासी व्यवस्था तक। इस चीज़ को अपने को समझना है कि जो अवयवी कण मतलब जिससे कोई भी पदार्थ है वो मिलकर बना हुआ है, उनको बोलते हैं अवयवी कण। ठीक है,
अवयवी कण किनको बोलेंगे? जिससे कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। इंग्लिश में बोले तो अवयवी कण कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो जो अवयवी कण है क्रिस्टलीय ठोसों में, उसमें एक नियमित पैटर्न पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में, और वो भी दीर्घप्रासी व्यवस्था तक। जैसे कि अपन बात करना चाहें, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, माना कि दो कणों ए और बी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखना है अपने को, इनमें अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न दीर्घप्रासी व्यवस्था तक पाया जाता है। इनमें अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न दीर्घप्रासी व्यवस्था तक पाया जाता है। दीर्घप्रासी व्यवस्था तक पाया जाता है। तक पाया जाता है, ठीक। अब ये दीर्घप्रासी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज। मतलब क्या था इसका? लॉन्ग रेंज, ठीक है। जैसे कि मैं कोई क्रिस्टलीय ठोस ले रहा हूँ जो ए और बी दो कणों से मिलकर बना हुआ है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस उसमें क्या होगी? नियमित पैटर्न पाया जाएगा, वो भी दीर्घप्रासी व्यवस्था तक। जैसे कि इस तरह बना हुआ है, ये ए कण हो गया, ये बी हो गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह से। ठीक है। तो इधर की तरफ अनंत तक इसी प्रकार का पैटर्न पाया जाएगा लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है। नियमित पैटर्न है ये, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ए बी ए, इस तरह से। तो ये कौन सा है? नियमित पैटर्न है। नीचे की तरफ भी यही पैटर्न मिलेगा आपको। ये ए आ गया तो इधर आएगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। और नीचे ये आ गया बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ए, बी और ये ए, नीचे की तरफ अनंत तक, ठीक। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न पाया जाता है दीर्घप्रासी व्यवस्था तक, यानी लॉन्ग रेंज तक यही पैटर्न इनमें पाया जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इसके नीचे ये थोड़ा सा डायग्राम बना के इसके नीचे लिखना क्या है आपको? क्रिस्टलीय ठोसों का नियमित पैटर्न, क्रिस्टलीय ठोसों का नियमित पैटर्न, ये लिखना आपको, ठीक है। थोड़ा सा बना लेना इसको। गुड शॉट। इनमें अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न दीर्घप्रासी व्यवस्था तक पाया जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है। ये रियल सॉलिड होते हैं। इनके गलनांक के मान तीक्ष्ण होते हैं, इनके गलनांक के मान तीक्ष्ण होते हैं, मान तीक्ष्ण होते हैं। यानी कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। अब इस शार्प का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई क्रिस्टलीय सॉलिड दे दिया आपको जो कि 60 डिग्री
सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, तो बिल्कुल फिक्स 60 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ना कि 61 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक के मान क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, ये वास्तविक ठोस होते हैं, इनके गलनांक के मान तीक्ष्ण होते हैं। और नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, इनमें विषम दैशिक प्रकृति पाई जाती है। इनमें विषम दैशिक प्रकृति पाई जाती है। फोर्थ क्या हुआ, इनमें विषम दैशिक प्रकृति पाई जाती है। प्रकृति पाई जाती है। अब विषम दैशिक का क्या मतलब है, अब ये समझते हैं आखिर विषम दैशिकता होती क्या है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें कौन सी प्रकृति पाई जाती है, विषम दैशिक। तो आगे एक छोटी सी सब हेडिंग लगा लेना, विषम दैशिकता। विषम दैशिकता कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, विषम दैशिकता और सम दैशिकता क्या है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। ये अपने को समझने क्या होता है। तो विषम दैशिकता का मतलब है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण। ठीक है, विषम दैशिकता का क्या मतलब है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण। जैसे कि मैं एक क्रिस्टलीय ठोस बना रहा हूँ, सॉलिड, अब मैं इसको यदि x मान लूँ और इसको y मान लूँ और यहाँ पे z कोई डायरेक्शन मान लूँ, सीधे। तो यदि अपन x से और y इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप अरेंजमेंट देखो, पहले तो a आ गया, फिर b आ गया, a आ गया, b आ गया, a। ठीक है, इसी तरह अपन यदि इस डायरेक्शन में जाए, z की तरफ इस डायरेक्शन में, तो अपने को सेम a जैसे ही कण दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, जो कणों की व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न है। और जो भौतिक गुण होते हैं किसी पदार्थ के, वो कणों की व्यवस्था पर ही डिपेंड करते हैं। यदि कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होगी तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यदि कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होंगी तो भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। ये बोला जाता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में इनमें भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं, यानी कि विषम दैशिकता की प्रकृति पाई जाती है। तो नीचे लिख देना, ये छोटा सा डायग्राम बना के x से y की तरफ जाने पर और x से z की तरफ जाने पर कणों का भिन्न भिन्न अरेंजमेंट प्राप्त हो रहा है, कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था प्राप्त हो रही है, अतः इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो यही है विषम दैशिकता, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण। तो ये अपना हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अब आगे हेडिंग डाल लो, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस तो अपन ने स्टूडेंट जो पीछे 4th चैप्टर कंप्लीट किया था,
उसके न्यूमेरिकल अपन लाइव क्लासेज में ही करेंगे, उसके न्यूमेरिकल की आप टेंशन मत लेना। अक्रिस्टलीय ठोस, तो स्टूडेंट अक्रिस्टलीय ठोस में अपन क्या लिखेंगे? इन प्रकार के ठोसों में कणों का या तो नियमित पैटर्न पाया ही नहीं जाता, यदि पाया जाता है तो वो लघु परास के लिए पाया जाता है। या तो कणों का नियमित पैटर्न पाया ही नहीं जाता, यदि पाया जाता है तो वो लघु परास के लिए पाया जाता है। ठीक है, इन प्रकार के ठोसों में या तो कणों का नियमित पैटर्न पाया ही नहीं जाता, यदि पाया जाता है तो वो लघु परास के लिए पाया जाता है। यदि है तो वह लघु परास के लिए पाया जाता है, लघु परास के लिए पाया जाता है, ठीक है। लघु परास का मतलब शॉर्ट रेंज तक। जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना जा रहा हूँ। ये आ गया, बी आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये ए आ गया और फिर बी आ गया, इधर ये बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया और फिर से ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, बी आ गया, ये ए आ गया और फिर ये अनंत तक इसी तरह चलता रहेगा और नीचे की तरफ भी अनंत तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कणों का एक नियमित पैटर्न नहीं है, यदि है तो वो शॉर्ट रेंज तक यहीं तक है, सिर्फ आपको यहीं तक मिल रहा है। ठीक, तो इसी कारण बोलते हैं कि इस प्रकार के ठोसों में या तो कणों का नियमित पैटर्न पाया नहीं जाता, यदि पाया जाता है तो लघु परास के लिए पाया जाता है। ठीक है, छोटा सा ये डायग्राम बना देना। सेकंड, ये आभासी या छद्म ठोस होते हैं, ये आभासी या छद्म ठोस होते हैं। इंग्लिश में बोले तो सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये आभासी या छद्म ठोस होते हैं, छद्म ठोस, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब है अतिशीतित द्रव। सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या है? अतिशीतित द्रव। इनको अतिशीतित द्रव भी बोला जाता है। ये आभासी या छद्म ठोस होते हैं। आगे क्या लिखेंगे? इनके गलनांक के मान एक परास में होते हैं। इनके गलनांक के मान परास में होते हैं, परास में होते हैं।
परास में होने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी एक्रिस्टल ठोस है, उसका गलनांक दे दिया 120 से 140 डिग्री सेल्सियस, तो वो फिक्स नहीं है, 120 से 140 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक परास में होते हैं, एक परास में होते हैं। जैसे कि अपन बात करें प्लास्टिक होता है, वो एक्रिस्टल ठोस का एग्जाम्पल है। यदि अपन प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो वो पहले तो नरम होगा, फिर धीरे धीरे नरम होने के बाद धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। तो वो एकदम नहीं पिघलेगा, धीरे धीरे रेंज में पिघलेगा। तो इनके गलनांक के मान एक परास में होते हैं। नंबर 4 पॉइंट इसमें क्या लिखना है, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। समदैशिकता नीचे लिख देना, समदैशिकता इक्वल टू भिन्न भिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण, भिन्न भिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण। समदैशिकता का मतलब क्या होगा, विषमदैशिकता लिखा था उसमें क्या था, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण, और समदैशिकता का मतलब क्या होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण। ठीक है, तो ये अपन ने क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था। इन दोनों में एक एक लाइन अपन ने लिखी थी। क्रिस्टलीय ठोस उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था अपन ने ये वास्तविक ठोस होते हैं, और जो एक्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या लिखा था, ये आभासी या छद्म ठोस होते हैं। तो आगे अपने जितनी भी बात चलेगी वो क्रिस्टलीय ठोस पर ही चलेगी, आगे अपन क्रिस्टलीय ठोस को ही पढ़ेंगे, एक्रिस्टलीय ठोस की अपनी कोई भी बात नहीं चलेगी। तो यही कारण है कि एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है और एक्रिस्टलीय ठोस के 2-3 एग्जाम्पल है, वो लिख लो। क्रिस्टलीय ठोस और ये एक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में तो हो गया NaCl हो गया, ZnS हो गया और कैल्शियम सल्फाइड हो गया। ठीक है, और एक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो गया, एक तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया और रबड़ हो गया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोस के। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में अपन क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों की बात करेंगे, क्रिस्टलीय जालक की बात करें, एक एक कोष्टिकाओं को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।